आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुक्राचार्य के चिंतन के अंतर्गत शुक्र नीति सार में वर्णित राज्य के कार्यक्षेत्र अर्थात राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए, इस सारे नीति सार में जो कहा गया है, जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसकी बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें अधिकांशतः राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यंत व्यापक और विस्तृत रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से शुक्र नीति सार में भी राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो अत्यंत ही विस्तृत रखा गया है। आचार्य शुक्राचार्य ने शुक्र नीति सार में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ऐसा राज्य जो जनता के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हुए उनका क्रियान्वयन इस प्रकार से करे जिससे कि जनता को अधिकाधिक लाभ हो तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शुक्र नीति सार में इस बात पे विशेष बल दिया गया है कि राज्य को प्रजा के समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि प्रजा का भौतिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक, आर्थिक और प्रत्येक क्षेत्र में उसका कल्याण हो, उसका समग्र कल्याण हो, इस आशय के प्रशासनिक नियम और उनके क्रियान्वयन के प्रयास राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स, शुक्र नीति सार में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की बात तो हम करेंगे ही, परंतु राज्य के द्वारा इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से कार्य संपादन किया जाना चाहिए, इस वीडियो लेक्चर में हम उसकी संक्षेप में चर्चा करेंगे। राज्य के द्वारा संपादित कामों की सूची में सबसे प्रमुखता से जो स्थान शुक्र ने दिया है वो है प्रजा की रक्षा का कार्य। बस वास्तव में देखा जाए तो राज्य का जो प्रयोजन है वो यही है कि वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे। ये उसका प्रमुखतम दायित्व है। शुक्र ने राजा को यह मार्गदर्शन दिया है कि प्रजा की रक्षा के प्रति यदि उसने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया तो ऐसे में स्वयं उसका भी नष्ट हो जाना संभव है। शुक्र ने कहा है कि वो दंड का धारण करता होता है, इसलिए धर्म के अधीन रहते हुए दंड की शक्ति का समुचित प्रयोग करे और दुष्टों का निग्रह करते हुए अपनी प्रजा की सुरक्षा करे। शुक्र ने कहा है कि इस दायित्व के पालन में राजा को जरा सा भी उदासीन नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रजा में उसके प्रति विरोध के सुर उठने लगते हैं। शुक्राचार्य के अनुसार लोक कल्याण के कार्य भी राज्य के कार्यक्षेत्र का अत्यंत एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसका मतलब ये होता है कि राजा विभिन्न क्षेत्रों में जनता के कल्याण, प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे काम संपादित करे जिससे कि दीन दुखियों की सहायता हो सके। राजा से अपेक्षा है कि मंदिरों का, उद्यानों का, धर्मशालाओं का निर्माण कराए, उसके लिए भूमि का आवंटन करे और कुएं, बावड़ी, सरोवर, उद्यान, मठ, मंदिर आदि के निर्माण की व्यवस्था भी करने का दायित्व सुनिश्चित करे। वृक्षों को लगाना, उद्यानों को निर्मित करना, नगरों और ग्रामों के सौंदर्यीकरण,
साथ ही साथ सुविधा युक्त धर्मशालाओं, राहगीरों और जो यात्री इधर से उधर आवागमन करते हैं उनके लिए सुंदर, मनोहर और सुविधाजनक व्यवस्थाएं करना, यह सब भी राज्य का दायित्व ही होता है। शुक्राचार्य ने कहा है कि जो राजकीय कर्मचारी होते हैं, जो कि राजा की सेवा में होते हैं, उनके लिए मकानों का, आवासों का निर्माण करवाना, उन्हें जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए सुविधाओं को सुलभ करवाना, विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के लिए स्थान आवंटन, उनके निर्माण और उनके लगने के लिए व्यवस्थाएं करना, जो यात्री गण इधर से उधर आवागमन करते हैं उनका विवरण और सूचनाओं को अंकित करना, उन्हें चिन्हित करके रखना, जिससे कि उसका विवरण एक प्रकार से संधारित होता रहे, धर्मशालाओं की उचित व्यवस्था करना, कुछ ऐसे काम हैं जो कि लोक कल्याण के कामों में आते हैं। किसी प्रकार से जो असहाय हैं, निर्धन हैं, स्त्री हैं, बालक हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की व्यवस्था करना जिससे कि उनके कष्ट को कम किया जा सके, यह भी राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है। तीसरे जो इस राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में हम कह सकते हैं वो है अर्थव्यवस्था का नियमन करना। इसके अंतर्गत जो राजकोष है, उस राजकोष को समृद्ध बनाने के लिए, भूमि को प्राप्त करने के लिए राजा को विशेष प्रयास करने चाहिए। शुक्र नीति में व्यवसाय और वाणिज्य के लिए भी जो आम प्रजाजन है उसके हितों की रक्षा के लिए राजा को व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। विशेष करके वाणिज्य के नियमों का पालन करना, माप तौल में ईमानदारी और निष्ठा रखना, और जो मुद्रा और सिक्के आदि होते हैं उनका उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, यह भी राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारतीय चिंतन में जैसा हमने देखा है कि बाजार और अर्थव्यवस्था का जब उल्लेख आता है तो मिलावट को एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है, और इस बात के निर्देश प्राचीन चिंतकों ने दिए हैं कि किसी भी प्रकार की मिलावट जो है वो व्यापारियों के द्वारा किसी भी पदार्थ में नहीं की जानी चाहिए। शुक्राचार्य ने चिकित्सा संबंधी व्यवसाय के विनियमन की भी बात की है, और ये भी कहा है कि अनेक ऐसी गतिविधियां होती हैं जो अत्यंत संवेदनशील और गंभीर प्रकृति की होती हैं, जिनके लिए राज्य की अनुज्ञा, या जिसको हम आजकल लाइसेंस कहते हैं, वो प्राप्त करने पर ही किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के द्वारा उस तरह का व्यावसायिक आदान प्रदान या कारोबार किया जा सकता है। शुक्र ने शासक से प्रजा में मद्यपान को सीमित और नियमित रखने की, विनियमित करने की अपेक्षा भी की है। उन्होंने परामर्श दिया है कि जो मदिरालय होते हैं वो आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित होने चाहिए, और इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए जिससे कि प्रजा में इसको एक कुरीति के रूप में पनपने का अवसर न मिले। विशेष करके ऐसे प्रसंग जिसमें राजकीय आज्ञाओं का उल्लंघन हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हो, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र से जुड़ी हो, उसमें कठोर दंड देने के लिए भी शुक्राचार्य ने राजा को परामर्श दिया है। यह भी अपेक्षा की गई है कि जो राजमार्ग होते हैं वो निरंतर उनका ध्यान रखा जाए और उन आवागमन करने वाले यात्री सुरक्षित रहें, और मार्ग जो हैं वो किसी भी प्रकार की मरम्मत आदि की आवश्यकता हो तो उनको दुरुस्त करवाना भी राजकीय दायित्वों के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
जैसा कि मनु ने बहुत ही विस्तार से सामाजिक व्यवस्था की बात की है, या बल्कि यूँ कहें कि मनु मूलतः कोई राजवैज्ञानिक नहीं थे, और मनु ने मनुष्य के सामाजिक और लोक जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो विभिन्न संस्कार और जो विभिन्न चरण जीवन के होते हैं उनको लेकर के अधिक अपने विचार व्यक्त किए हैं। शुक्राचार्य ने उतना विस्तृत विवेचन तो नहीं किया है, परंतु ये स्पष्ट किया है कि सामाजिक जीवन जो है वो सुव्यवस्थित रखना राज्य का और राजा का ही दायित्व होता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्राचीन सामाजिक जीवन है वो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इन दो स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता था, और इन दोनों ही ये जो स्तंभ हैं सामाजिक जीवन के, इनका ठीक प्रकार से नियमन करना यह राजकीय दायित्वों के अंतर्गत आता है। प्रजा के जीवन में धर्म और नैतिकता को सुनिश्चित करना और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को सुनिश्चित करना, उनकी प्रतिष्ठा करना भी शुक्राचार्य ने राज्य के दायित्वों के अंतर्गत लिया है। इसी दायित्व से जुड़ा हुआ दायित्व हम शैक्षणिक दायित्व को भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत राजा से ये अपेक्षा की गई है कि वह योग्य शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन दे, विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियाँ आदि की उनके लिए व्यवस्था करे, उनके शिक्षित होने और पारंगत होने के लिए व्यवस्था करे, और ऐसे विभिन्न प्रकार की विद्याओं और कलाओं में जो पारंगत व्यक्ति हों उन्हें सम्मानित भी करे। शुक्र ने शासन के ऐसे प्रयत्न करने के भी निर्देश दिए हैं जिनसे विद्या और कला की निरंतर उसके शासनकाल में और राज्य में उन्नति और प्रगति होती रहे। समाज के जो प्रतिष्ठित और गुणवान गणमान्य व्यक्ति हैं, जो वेदों और स्मृतियों में निष्णात हैं, जो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तत्ववेत्ता हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आजीवन उनके जीविका के लिए सम्मानपूर्वक व्यवस्था करना, जिससे कि उन्हें अपनी जीविका के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी शुक्राचार्य ने राजा को विशेष दायित्व दिया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि न्याय की व्यवस्था भी एक शुक्राचार्य ने इसका उल्लेख किया है। प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु और कौटिल्य ने जिस प्रकार से न्याय की बात की है और विभिन्न प्रकार के अपराधों के वर्गीकरण, न्यायालय की संरचना, इसके बारे में चर्चा की है, ये हम शुक्राचार्य की न्याय व्यवस्था को जब विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी राज्य के कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अगर हम समझने का प्रयास करें तो मनु कौटिल्य की भांति शुक्र भी प्रजा को न्याय प्रदान करना राज्य व्यवस्था का एक आवश्यक दायित्व बताते हैं। यहाँ भी दंड शक्ति जो है, जिसका धारक राजा होता है, वो न्याय का शीर्ष भी माना जाता है, और उसका यही परम कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे। न्याय से तात्पर्य है कि प्रजा किसी भी प्रकार के अनाचार या अत्याचार या अपराध से किसी प्रकार के कष्ट में न हो, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो तत्कालीन जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके विपरीत हो, तो ऐसे में जो दंड की व्यवस्था है उसका समुचित पालन करते हुए अपराधी को दंडित किया जाना, यही न्याय की मांग है। शुक्र ने राज्य से न्यायपालिका को संगठित करने और न्यायिक व्यवस्था को एक श्रेष्ठ रूप प्रदान करने की भी बात की है, जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अन्याय का सामना न करना पड़े या किसी भी प्रकार के पक्षपात का शिकार नहीं होना पड़े। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो हम शुक्राचार्य के प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन एक अलग श्रृंखला में करेंगे ही, परंतु हम सब जानते हैं कि राज्य के प्रशासन का संचालन करना राजा का दायित्व होता है। चूँकि राजा अकेले इस गुरुतर दायित्व का वहन नहीं कर सकते,
इसीलिए शासक को परामर्श देने के लिए मंत्री समूह होता है, परामर्शदाता मंडल होता है, जो विभिन्न प्रशासनिक नीतियों और नियमों पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे और विषय होते हैं उन पर चर्चा करके और निर्णय लेने में राजा की सहायता करते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक पूरा समूचा एक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत राजकीय जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। उनकी नियुक्ति, उनके जो योग्यताएं हैं उनके बारे में, मंत्रियों की योग्यताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में बहुत विस्तार से शुक्राचार्य ने शुक्र नीति सार में उल्लेख किया है। जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके दायित्वों की सूची का भी उल्लेख मिलता है कि उन्हें किस प्रकार से निष्ठा के साथ अपने राज्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। शुक्र ने राजा से यह अपेक्षा की है कि प्रशासनिक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना या उनका संरक्षण करना ये राजा का दायित्व है। कौटिल्य की भांति शुक्र ने भी प्रशासन और प्रशासनिक कर्मचारियों को लेकर के, उनकी नियुक्ति से लेकर के और उनके सेवानिवृत्ति होने तक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है तथा उनकी आजीविका को लेकर के जो भी उनको देय होता है, चाहे सेवा काल में उनकी जो सैलरी या उनका जो वेतन हो वो हो, या सेवा के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें जीविका चलाने हेतु, जिसको हम आजकल पेंशन कहते हैं, उसके बारे में हो, बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया है। और इस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था को हम आज की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आमूल चूल आज का जो ढांचा है वो उसी नींव पर खड़ा हुआ हमको दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो दायित्व हम देखते हैं वो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंध हम सब जानते हैं कि इसका तात्पर्य है कि जो राजा होता है, उसको, शासक होता है, उसको अपने पड़ोसी राज्यों और अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वहन करना चाहिए, जिससे कि उसके शत्रुओं की संख्या कम रहे और मित्रों की संख्या अधिक रहे। भौगोलिक अवस्थिति के कारण सीमाओं से लगने वाले जो राज्य शत्रु हैं उनसे किस प्रकार से सावधानी पूर्वक षड्गुण नीति का पालन करते हुए, 4 उपायों का पालन करते हुए वो अपने संबंधों का निर्वहन करें, किस प्रकार से अपनी दूत व्यवस्था और अपने जासूसों को किस प्रकार से जो होते हैं उनको किस प्रकार से सेवा ले, जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, परराज्य संबंध हैं, उनका ठीक प्रकार से संचालन हो सके। राजा को चाहिए कि अपने आप को शक्तिशाली बनाए और शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि अंतर्राज्यीय संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाए, जिससे कि प्रजा की रक्षा और कल्याण तो हो ही, आवश्यक संसाधन जो है प्रजा पर लगाए जाएं, परंतु जब ऐसा लगे कि अब युद्ध ही अंतिम विकल्प रह गया है, उस समय युद्ध का अवलंबन किया जाना चाहिए। परंतु युद्ध में भी अनेक नियमों की पालना और जो राज्यों के वर्गीकरण के आधार पे जो सैद्धांतिक एक आधार प्रदान किया है अंतर्राज्यीय संबंधों का, और जो 6 नीतियाँ और उपाय जो हमें प्राचीन राजनीतिक चिंतन में देखने को मिलते हैं, शुक्र नीति में उनका उल्लेख बहुत स्पष्टता से किया गया है। शुक्र ने राज्य के कार्यक्षेत्र की परिधि में प्रजा की भौतिक सुरक्षा से लेके उसके विभिन्न जो जीवन के पक्ष होते हैं उन सभी को सम्मिलित किया है। अंत में हम ही कह सकते हैं इसको समराइज करने के लिए कि एक जो श्लोक हमें शुक्र नीति में देखने को मिलता है जिसमें राज्य के दायित्वों को एक प्रकार से पिरो दिया गया है। शुक्र ने राजा के कर्तव्यों के बारे में उस श्लोक में कहा है कि दुष्टों का निग्रह करना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, प्रजा का पालन करना, यज्ञ आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन करना, कर वसूल करना, शत्रुओं का दमन करना और निरंतर भूमि का अर्जन करना, यह राज्य के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है। तो ये जो अभी उल्लेख किए गए हैं ये शुक्र नीति सार के एक श्लोक से लिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें
कि शुक्राचार्य ने राज्य के जो कार्य हैं उसके बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम शुक्र नीति में वर्णित राजा और राजा के कार्यों और उसकी शक्तियों और शुक्र नीति सार में उसकी वास्तविक स्थिति के आकलन की बात करेंगे।